हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 1 है। यहां पर हम लोग वायुमंडल और उसका तापमान अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। वायुमंडल की बात करें तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक विशाल आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से वायुमंडल धरातल के साथ जुड़ा रहता है। यदि पृथ्वी पर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, तो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल भी नहीं होता। वायु जो है गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। जैसा कि आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, पदार्थ के सबसे छोटे जो कण होते हैं उनको अणु कहा जाता है, और ये अणु जो हैं वायु में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। वायु की सघनता एक इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। धरातल के निकट की वायु में अणुओं की संख्या सर्वाधिक यानी बहुत अधिक होती है, क्योंकि धरातल के निकट क्या होता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है सर्वाधिक होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। इसी वजह से धरातल के निकट जो है वायु में अणुओं की संख्या भी ज्यादा होती है। इसलिए धरातल के निकट वायुमंडल का जो घनत्व है ये अधिक होता है। और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, वायु में अणुओं की संख्या कम होती जाती है, अर्थात वायु विरल होती जाती है और वायु का जो घनत्व है ये भी कम होता जाता है। अब है वायु का संगठन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वायु जो है किसी एक गैस से मिलकर नहीं बनी है। वायु जो है विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, और वायु में जो विभिन्न गैसें हैं इनका अनुपात भी समान नहीं है। वायु में दो मुख्य गैसें हैं। इनमें से एक है नाइट्रोजन 78% है, और दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। यानी वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लगभग 99% भाग जो वायु का बनाते हैं, और बाद बाकी 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प या अन्य गैसें सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतों की। तो वायुमंडल को मोटे तौर पर 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फियर। ये सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल को अंग्रेजी में थर्मोस्फियर कहा जाता है। थर्मोस्फियर के बाद आता है बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। तो बाह्यमंडल या बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर कहा जाता है। देखिए, एक बात अपने मन में स्पष्ट रखिए कि इन सभी परतों की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, यानी ये सभी परतें जो है आपस में मिली हुई हैं। कहीं कहीं पर क्या है, इन परतों की ऊंचाई ज्यादा है, तो कहीं कहीं पर इनकी ऊंचाई कम है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल है। इसका विस्तार 10 से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी कहीं कहीं पर क्षोभमंडल की सीमा 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और कहीं कहीं पर ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्षोभमंडल जो है वायुमंडल का सबसे अधिक सघन भाग है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि धरातल के निकट जो है वायु में अणुओं की संख्या ज्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरातल के निकट वायु में अणुओं की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए धरातल के निकट जो है वायुमंडल काफी ज्यादा सघन होता है। गैसों का एक बड़ा भाग जो है क्षोभमंडल में पाया जाता है, और वायुमंडल की लगभग समस्त जलवाष्प जो है इसी परत में पाई जाती है। अतः मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहीं पर होती हैं, यानी इसी परत के अंदर आंधी, तूफान, वर्षा सभी इस परत के अंदर आते हैं। अब देखिए, आपके चैप्टर में केवल यहाँ पर क्षोभमंडल की बात की गई है। बाद बाकी 4 परतों के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ते जाएंगे बाद बाकी परतों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम केवल क्षोभमंडल की बात करेंगे। देखिए, क्षोभमंडल के बाद आपकी ऊपरी परत आती है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समताप मंडल वाली परत में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। अब आगे है यहाँ पर कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य जो है ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह जो हैं सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और सूर्य जो है सभी दिशाओं में निरंतर प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता रहता है। इसे सौर विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी जो है सूर्य से काफी छोटी है और काफी ज्यादा दूरी पर है, इसलिए सौर विकिरण का एक छोटा सा भाग पृथ्वी भी प्राप्त करती है। हालांकि पृथ्वी के लिए ये काफी होता है। तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप से तात्पर्य है सूर्य से आने वाला सौर विकिरण। देखिए, सूर्य की किरणें जो हैं पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, लेकिन वे वायुमंडल को उतना गर्म नहीं करती हैं जितना धरातल को करती हैं। यानी पृथ्वी से आने वाला जो रेडिएशन है ये वायुमंडल को गर्म नहीं करता है, बल्कि ये पृथ्वी को ज्यादा गर्म करता है। और जब पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है तो धरातल क्या है, उल्टा रेडिएशन निकालने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके आसपास का जो वायुमंडल है वो भी गर्म होने लगता है। देखिए, हम जैसे जैसे आगामी कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम जान पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सूर्य से जो विकिरण आता है वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है।
जब ये विकिरण जो है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, यानी पार्थिव विकिरण क्रिएट करता है, तो पार्थिव विकिरण जो निकलता है पृथ्वी से वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में निकलता है। और दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला जो विकिरण है ये आसपास के वायुमंडल को गर्म करता है। इसके पीछे का साइंस ये है। हम आगामी कक्षाओं में इन सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को भी गर्म कर देता है। इस प्रकार क्या है, वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। यानी जैसे पृथ्वी गर्म हुई तो पृथ्वी ने क्या किया, अपनी जो ऊष्मा है निकालना स्टार्ट कर दी, तो आसपास का जो वायुमंडल है ये भी गर्म होने लगता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता जाता है, और जैसे जैसे वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायुमंडल ठंडा भी होता जाता है। तो वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः तापमान अधिक होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है। अब यहाँ पर तापमापी के बारे में बताया गया है। तो वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की जो मानक इकाई है वो अंश सेल्सियस है। इसे तापमापी द्वारा यानी थर्मामीटर द्वारा नापते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर थर्मामीटर दिया गया है। तापमापी में एक सक्रिय नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सक्रिय नली है, इसमें पारा भरा हुआ है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा फैलने लगता है और ये नली के ऊपर चढ़ने लगता है, जो कि तापमान के बढ़ने का संकेत है। इसके विपरीत जब तापमान गिरता है, टेम्परेचर जब गिरता है तो पारा नली में सिकुड़कर नीचे आ जाता है, जो कि तापमान के गिरने का संकेत देता है। अब यहाँ पर सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं कि वे कौन कौन से कारक हैं जो कि सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सभी भागों को पूरे वर्ष समान मात्रा में सूर्यातप प्राप्त नहीं होता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों को मिलने वाली सूर्यातप की जो मात्रा है ये सूर्य की किरणों के कोण और दिन की अवधि पर निर्भर करती है। दोपहर को सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए दोपहर के समय उनसे हमें अधिक मात्रा में ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। इसके विपरीत सुबह और शाम को सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वे धरातल के बड़े क्षेत्र पर फैल जाती हैं। परिणामस्वरूप हमें सुबह और शाम के समय कम मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप ऊष्मा का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। साथ ही जो तिरछी किरणें होती हैं तो तिरछी किरणों की तुलना में सीधी किरणें वायुमंडल में कम दूरी तय करती हैं, जबकि तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए सीधी किरणें जो हैं तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देती हैं। सूर्य की किरणें शीत की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक सीधी पड़ती हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इस परिक्रमा के दौरान सूर्य जो है पृथ्वी के उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। तो आपने देखा होगा कि उत्तरी गोलार्ध में कभी ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। जिस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो सूर्य की किरणें जो है शीत की अपेक्षा जो ग्रीष्म ऋतु होती है इसमें अधिक पड़ती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में हमें अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। वहीं निम्न अक्षांशों पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं। निम्न अक्षांश का मतलब ये है 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है इसके आसपास के जो अक्षांश होते हैं वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो वहां पर हमें अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। और जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से यानी 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है उससे ऊपर बढ़ते जाते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, 90 डिग्री अक्षांश की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है सूर्य की किरणें अधिक तिरछी हो जाती हैं। तो यही कारण है कि हमें निम्न अक्षांशों पर ज्यादा मात्रा में सूर्य की मात्रा प्राप्त होती है, वहीं उच्च अक्षांशों पर हमें कम मात्रा में सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोपहर के समय सूर्य जो है बिल्कुल सीधा पड़ रहा है, सूर्य की किरणें बिल्कुल धरातल पे सीधी पड़ रही हैं और इन्हें कम मात्रा में वायुमंडल में ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसलिए दोपहर के समय हमें अच्छी खासी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो रही है। वहीं मॉर्निंग में या इवनिंग में क्या हो रहा है, मॉर्निंग या इवनिंग में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी हो जा रही हैं। तिरछी होने की वजह से इन्हें वायुमंडल में बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है और ये धरातल के बड़े भाग पर फैल भी जा रही हैं। तो बड़े भाग पर फैलने की वजह से क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्राप्त नहीं हो पा रही है। आपने यह डायग्राम क्लास 6 में देखा होगा। जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने की वजह से ही पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। इस वजह से जो सूर्य जो है कभी उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, तो सूर्य का प्रकाश की जो मात्रा है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर बदलती या घटती बढ़ती रहती है। यहाँ पर वही जून सोलिस्टाइस यानी कि उत्तरी अयनात और दक्षिणी अयनात वाली अवस्था बताई गई है। उत्तरी अयनात की स्थिति में जो सूर्य की किरणें हैं ये कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, वहीं दक्षिणी अयनात वाली स्थिति में सूर्य की जो किरणें हैं ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस समय उत्तरी अयनात वाली स्थिति होती है उस समय उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध वाले रीजन में शीत ऋतु होती है। और जिस समय दिसंबर सोलिस्टाइस होता है यानी कि दक्षिणी अयनात वाली स्थिति होती है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है लेकिन उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इन सब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो मेरा मानना ये है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो अवश्य देख लीजिए, ताकि आपका जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है, मूलभूत जो अवधारणा है, उससे आप परिचित हो जाएं। इसके अलावा किसी स्थान पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को निर्धारित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक भी है, और ये दूसरा प्रमुख कारक है सूर्य के प्रकाश की अवधि। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के दिन में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत शीत ऋतु में यानी सर्दियों के सीजन में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। इसलिए शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु में हमें सूर्यातप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तापमान का वितरण और जो ऊष्मा कटिबंध है उनके बारे में बताया गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सामान्यतः तापमान जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। पृथ्वी पर ऊष्मा के 3 कटिबंध पाए जाते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है यह उष्ण कटिबंध कहलाता है। यानी ये वाला जो अक्षांश है इसको 23.5 डिग्री उत्तरी कहा जाता है और इस वाले अक्षांश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस कटिबंध में सूर्य की जो किरणें हैं पूरे वर्ष लगभग सीधी पड़ती हैं, अतः उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है और यह क्षेत्र बहुत अधिक गर्म रहता है। इसके बाद अगले की बात की गई है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और दक्षिण ध्रुव के बीच के जो कटिबंध होते हैं, तो इन कटिबंधों को सूर्यातप की मिलने वाली जो मात्रा है सबसे कम है। इस कारण ये कटिबंध बहुत अधिक ठंडे होते हैं और इन्हें शीत कटिबंध कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है और ऊपर ध्रुव, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये ध्रुव, तो इनके बीच का ये जो कटिबंध है इसको शीत कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कम मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये जो क्षेत्र हैं बर्फ से ढके रहते हैं। ऊष्मा कटिबंध तथा शीत कटिबंधों के मध्य के क्षेत्रों में तापमान सामान्य रहता है। देखिए, ये जो रीजन है ये ऊष्मा कटिबंध या उष्ण कटिबंध है और ऊपर जो शीत कटिबंध है, इनके बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, तो ये क्षेत्र जो है ये सामान्य यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। इसीलिए इस वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब यहाँ पर वायु के तापमान की बात की गई है कि वायु का जो तापमान है ऊंचाई या तुंगता बढ़ने के साथ साथ भी घटता जाता है और तापमान में यह हिनास विशेष रूप से वायुमंडल की निचली जो परतें हैं उनमें होता है। जैसे जैसे आप वायुमंडल की निचली परतों में ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती जाएगी। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमें वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो तापमान की वजह से ही होती हैं। नीचे की तरफ सदाबहार वन होते हैं, ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वनों की संख्या जो है कम होती जाती है और एक सीमा के बाद आप देखेंगे पहाड़ की चोटी की तरफ बर्फ जमी होती है। तो ये संकेत करती है कि तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ निचली परतों में घटता जाता है। सामान्यतः तापमान जो है प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है। जैसे ही आप 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाती है। अगर यहाँ पर 1000 मीटर की बात की जाए, यानी अगर आप 1000 मीटर ऊपर चढ़ते हैं तो टेम्परेचर में जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाती है। कई बार ये पूछा जाता है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर टेम्परेचर में कितनी गिरावट होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की। वहीं 165 मीटर ऊंचाई पर चढ़ने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। यहाँ पर तापमान को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक और दिया गया है और यह कारक है किसी स्थान की समुद्र से दूरी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्थल जो है समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, जबकि समुद्र को गर्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग अधिक गर्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप इसके ऊपर की जो वायु है ये भी गर्म हो जाती है और यह ऊपर उठने लगती है। इसके विपरीत जल के ऊपर की जो वायु है ये अधिक ठंडी और सघन होती है, इसलिए यह स्थल की ओर चल पड़ती है और समुद्र के निकटवर्ती स्थल क्षेत्र को यह ठंडा कर देती है। तो आपने देखा होगा कि समुद्र के निकटवर्ती जो स्थान होते हैं उनमें ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देखिए, यहाँ पर आप इसे इमेज से समझें। जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस समय स्थल तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो स्थल गर्म होने की वजह से स्थल की जो वायु थी ये ऊपर की तरफ उठ गई, गर्म होकर ऊपर उठ गई। वहीं उसी समय दिन के समय में जो समुद्री वाला पार्ट है, समुद्र वाला एरिया है, वहाँ पर क्या है, ठंडी वायु है, ठंडी सघन वायु है। तो ठंडी सघन वायु जो है स्थल की जो ऊपर गर्म उठी वायु का स्थान भरने के लिए स्थल की ओर चल पड़ती है। तो यहाँ पर दिन के समय में आप देखेंगे, दिन के समय में समुद्र से स्थल की ओर जो वायु चलती है इसको समुद्र समीर कहा जाता है।
रात के समय की बात करें, रात के समय में क्या होता है, स्थल ठंडा हो जाता है, जबकि रात तक समुद्र गर्म हो जाता है। तो रात तक समुद्र के गर्म होने की वजह से समुद्र के ऊपर जो है गर्म वायु वाला क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, तो और स्थल की तरफ जो है ठंडी वायु वाला होता है। तो रात के समय में क्या है, स्थल से ठंडी हवा जो है समुद्र के गर्म वायु वाले क्षेत्र की ओर चल पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रात के समय में आप देखेंगे यहाँ पर स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और दिन के समय में समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो यही कारण है कि इन समीरों की वजह से जो है, जो समुद्र के तटवर्ती इलाके होते हैं वहां पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, चाहे वो गर्मियों का सीजन हो या फिर सर्दियों का सीजन हो। इसके विपरीत स्थल के जो आंतरिक भागों के ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के तापमानों में बहुत अधिक अंतर रहता है, और ऐसे स्थानों की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। देखिए, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जो कि समुद्र से काफी ज्यादा दूरी पर होते हैं। जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली के आसपास समुद्र नहीं है। दिल्ली के आसपास समुद्र नहीं होने की वजह से यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा कठोर है, यानी दिल्ली में सर्दियों के सीजन में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिल्ली की जो जलवायु है इस पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव है, यानी दिल्ली में इस तरह की जलवायु है, ये महाद्वीपीय जलवायु है, क्योंकि ये समुद्र से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पर जलवायु जो है गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा गर्म होती है और सर्दियों के सीजन में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग आज का वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।